हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे BHIC 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूर से ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में रहने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि ये यूनिट 3 का नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना। औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना ये यूनिट 3 का है, ठीक है गाइज। उसके बाद इसमें जो ना इस यूनिट में बंगाल के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले जो यूनिट थी का ये बंगाल के बारे में हम लोग एक क्लास देख चुके हैं, जिसमें से बताए थे बंगाल के बारे में, बंगाल की उसकी भौगोलिक रूप, उसके बाद उसका जो है किस तरह से अस्तित्व में आया, कब इसकी स्थापना हुई, किस तरह से किसके द्वारा स्थापना हुई, और सबसे पहले शासक कौन बना था। इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किए थे पहले वीडियो में। जो भी अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसके बाद कमेंट में भी उसका लिंक पिन कर दूंगा, उसको भी देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है गाइज। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पिछले क्लास में, क्योंकि उसमें जो ना भौगोलिक रूप के बारे में बताए थे कि किस तरह से बंगाल जो है वो बंगाल, जैसे पहले जो बंगाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी देश जो ना सभी राज्य एक साथ हुआ करते थे। बांग्लादेश भी इसी में हुआ करते थे। उसके बाद इन सभी देश व राज्य व अलग हुआ। उसके बाद बंगाल जो है ना एक अलग तरीके से अस्तित्व में आया मुगल साम्राज्य के द्वारा। ये इसके बारे में जाने थे हम लोग। सबसे पहले जो ना मुर्शिद कुली खां जो यही बंगाल की स्थापना किया था, कब 1700 से इन्होंने 1700 से 1727 तक इन्होंने शासन किया था। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बारे में हम लोग समझे थे किस तरह से उसको बंगाल को स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्र रूप से स्थापना की, ठीक है गाइज। उसके बाद चलिए आज हम लोग जानेंगे जो मुर्शिद कुली खां के बाद से जो ना अगला शासक जो है ना, अगला दीवान कौन बना था बंगाल के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। चलिए, जैसे कि मुर्शिद कुली खां की जो मृत्यु 1727 में हो जाती है। उसके बाद हो जाने के बाद उसके बाद अगला नवाब जो है सुजाउद्दीन बनता है। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है अगला नवाब सुजाउद्दीन बनता है। सुजाउद्दीन, इसका शासनकाल जो है 1727 से 1739 तक होता है इसका शासनकाल सुजाउद्दीन। देखिए ये लेवल जो ना बहुत ही अप लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का। आप यदि यूपीएससी हुआ, स्टेट पीसीएल लेवल का अगर कोई स्टूडेंट हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को देखने के बाद जो आप प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है ना गाइस। उसकी ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की आपके आंसर हैं। उसके जैसे कि ये सेकेंड में सुजाउद्दीन इसका नवाब बना था, शासक बना था बंगाल का। 1727 से 1739 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये सुजाउद्दीन जो था ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। मुर्शिद कुली खां के दामाद थे सुजाउद्दीन। उसके बाद मुर्शिद कुली खां जो ना एक योग्य शासक नहीं था, जिस तरह से सॉरी गाइज, सुजाउद्दीन जो था वो मुर्शिद कुली खां की तुलना में बहुत ही दयनीय शासक था, यानी कि अच्छा शासक नहीं था। कौन? सुजाउद्दीन, जो मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। इसलिए इन्होंने इसके द्वारा जो बंगाल में कुछ खास नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है सुजाउद्दीन जो है ना, सुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब जो है उसका बेटा बनता है सरफराज खां। देखिए एक तरफ से हम लोग जानेंगे, एक तरफ से देखेंगे, समझे ना। उसके सरफराज खां शासक बनता है कब? 1739 से 1740 ईस्वी तक ये सरफराज खां बंगाल का नवाब बना रहता है। और ये अयोग्य शासक था। जिस तरह से इसका पिताजी सुजाउद्दीन था, उस तरह से ये भी एक अयोग्य शासक था। इसलिए उसे उसी साल गद्दी से हटाकर जो है ना अलीवर्दी खां नवाब बनता है। ये अलीवर्दी खां इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिला। ये अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है ना, उसमें काफ़ी हद तक इसका एग्जाम में पूछा जाता है। अलीवर्दी खां के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि अलीवर्दी खां का जो है ना 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। कब बना था? 1740 ईस्वी में। देखिए ईयर भी याद रखिए, बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 1756 ईस्वी तक शासन किया था। 1740 से 1756 ईस्वी तक किया था। और ये अलीवर्दी खां जो थे वो बिहार के नवाब थे। वो बिहार के नायब सूबेदार जो थे अलीवर्दी खां थे। उसके बाद उसने सरफराज खां को बेदखल कर बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ये जो ना अलीवर्दी खां जो था, इससे पहले अलीवर्दी खां से पहले जो है ना सरफराज खां जो था वो शासक था, उसको जो ना बेदखल कर दिया, उसको हटाकर वो खुद से बंगाल का नवाब बन गया था। देखिए अब फर्स्ट वीडियो में जैसे हम बताए थे कि जिस तरह से मुर्शिद कुली खां मुगल साम्राज्य को धोखा दिया था, उसी तरह अलीवर्दी खां ने मुर्शिद कुली खां के वंशज को भी दिया था। जिस तरह से जो है ना वो मुगल साम्राज्य के द्वारा मुर्शिद कुली खां को वहाँ का नवाब बन के सूबेदार दीवान बन के भेजा था, दीवान बनाकर भेजा था, और उसके बाद ये स्वतंत्रता दिलाई बंगाल को। उसी तरह मुर्शिद कुली खां के जो वंशज को जो ना ये अलीवर्दी खां धोखा देकर वो
अपना नवाब बन जाता है, खुद नवाब बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह एक योग्य शासक था। कौन? अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था। उसके उस समय 1740 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, और ये जब मुगल साम्राज्य थे, ये अलीवर्दी खां जब शासक थे उस समय जो ना मुगल साम्राज्य का शासक कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी आप माइंड में रखिए। उसके बाद देखिए, मैं इससे ज़्यादा मैं अपनी स्टोरी टाइप से बताता हूँ, ठीक है ना, कॉपी में। अब ये इसको देखिए, आप सुनिए मेरी बातों को। जैसे अलीवर्दी खां जो ना, वो जब नवाब बना था बंगाल में, उसको डर था कहीं हमको मुगल के द्वारा जो ना हमें कहीं विरोध ना कर दे, विद्रोह ना कर दे, इसलिए अलीवर्दी खां ने मुगल साम्राज्य के जो उस समय जो शासक थे मोहम्मद सरंगीला, उसके द्वारा जो है ना उन्होंने एक सर्टिफिकेट की मांग की, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपये थी, ताकि उस सर्टिफिकेट के अनुसार जो है ना इसमें यह मेंशन किया गया था कि कोई भी विद्रोह नहीं कर पाएगा बंगाल में मुगल साम्राज्य, इसलिए 2 करोड़ रुपया ने उन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद अलीवर्दी खां को सबसे ज़्यादा जो ना डर जो था वो मराठों से था। मराठा में जो ना बालाजी बाजीराव से था। ये बालाजी बाजीराव कौन थे? जो पेशवा के सबसे पहले थे, वही। मराठा के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखे थे, उसको भी आप देख सकते हो, उसका भी वीडियो अपलोड है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद 1751 ईस्वी में बंगाल में जो है उड़ीसा से हड़प कर ले लिया। ये बंगाल जो है, बंगाल से उड़ीसा को हड़प लिया था 1751 ईस्वी में। कौन? मराठा ने हड़प लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ईआईसी ने ये जो अलीवर्दी खां जो थे वो ईआईसी कंपनी से मुंह नहीं लड़ना चाहते थे, मतलब कि वो ईआईसी के साथ जो है ना किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, उसके कामों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ईआईसी जो काफ़ी हद तक ताकतवर थे, इसलिए वो उससे दूर रहा करते थे। इसलिए अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की जो तुलना मधुमक्खियों से की है, मधुमक्खियों में की तुलना जो किसके की है? यूरोपियों की। अलीवर्दी खां ने बताया है, यदि मधुमक्खियों को रेड़ा ना जाए तो वो हमें शहद देगी, और यदि उसे छेड़ देंगे तो वो काट काट कर मार देगी। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां। किसकी तुलना में? यूरोपियों की तुलना किससे किया था? मधुमक्खियों के साथ। क्या कहा था? यदि उन्हें रेड़ा ना जाए तो वो शहद देगी, और यदि उसे छेड़ दे तो वो काट काट कर मार डालेगी। जिस तरह से मधुमक्खी काटती है उसी तरह से काट काट कर मार डालेगी, इसलिए वो यूरोपियों के कामों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, ईआईसी के कामों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। ये अलीवर्दी खां के जो था, अलीवर्दी खां अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी थी। ये जो है कलकत्ता और चंद्रनगर जो है, कलकत्ता एक बहुत अच्छी फेमस जगह का नाम है, उसमें किलेबंदी मतलब घेराबंदी करने में रोक लगा दी, इजाज़त नहीं दी थी। अलीवर्दी खां के बेटे नहीं थे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अलीवर्दी खां के कोई बेटे नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है ना वंशज के अनुसार वहाँ के शासक बना करते थे, इसलिए अलीवर्दी खां के कोई बेटे ही नहीं थे, बेटा नहीं थे। तो उनके 3 बेटी थी, अलीवर्दी खां के 3 बेटी थी। एक का जो ना शादी कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका जो वर्तमान समय में जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ पे उसकी शादी हुई ढाका के परिवार में। ठीक है, उसके दूसरे बेटे की शादी हुई थी पटना में, जो बिहार की राजधानी है, वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पे उसकी दूसरी शादी हुई थी, दूसरी बेटी की शादी। और तीसरी बेटी की शादी जो है बिहार के एक फेमस जिला का नाम है पूर्णिया, वहाँ पे उसकी बेटी की शादी हुई थी। पूर्णिया जिला जो अभी वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित में, यहाँ पे पूर्णिया में जो है एथेनॉल प्लांट का भी शुरुआत हो गया, उसके बाद एयरपोर्ट की स्थापना होगी, एथेनॉल प्लांट की स्थापना हुई। उसके बाद अभी जो है ना एक ट्रेंडिंग में जो चल रही है एक ग्रेजुएशन चाय वाली जो पटना में है, वो बहुत ज़्यादा, वही यहाँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही उसका घर है, वही जिला। अब आई होप कि आप समझ गए पूर्णिया जिला कहाँ की है, बिहार का है। ठीक है, वही। इसलिए अलीवर्दी खान ने अपने शासनकाल में अपने बेटी के एक बेटे सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, ये जो तो उसमें से एक बेटी के बेटा को जो ना वो नवाब घोषित कर देता है, सिराजुद्दौला। कब? सिराजुद्दौला उसका नाम होता है, ठीक है ना। ये 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है 1756 से 57। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिराजुद्दौला। ये इसका शासनकाल जो है मात्र 1 साल था, लेकिन 1 साल में इतनी बहुत ही खास इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ काम हुआ, बहुत ही ज़्यादा चर्चित बातें हैं, इसलिए इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको सिराजुद्दौला। जिस तरह से अलीवर्दी खां था उसी तरह से सिराजुद्दौला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग देखते हैं जैसे कि अलीवर्दी खां की तरह जो है सिराजुद्दौला जो उसके नाती थे वो भी एक योग्य शासक थे।
ठीक है। ये नवाब बनते ही समझ गया कि ईआईसी कलकत्ता पर नियंत्रण कर रहा है। जैसे ये सिराजुद्दौला जो थे वो समझ गया कि ईआईसी मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेज जो है कलकत्ता पर नियंत्रण कर रहा था और उसको दस्तक दुरुपयोग किया था। मतलब कि ये जो है कलकत्ता पर दुरुपयोग कर रहा था, उसका दुष्व्यवहार के साथ उसका व्यवहार किया जाता था ठीक है। और इसके बाद फोर्ट विलियम जो है किले, इसके चारों तरफ से किले बनवा रहे थे। मतलब ये कलकत्ता में जो है ना फोर्ट विलियम जो थे उसको उस पर किलेबंदी करवा रहे थे, इसलिए उस पर सिराजुद्दौला इस पर आरोप भी लगाता है। उसके बाद इन्होंने फोर्ट विलियम कलकत्ता पर कार्रवाई करता है। उस समय जो ना कलकत्ता का अधिकारी जो थे कौन थे, मानिक चंद्र था। मानिक चंद्र था जो, ये इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता के उस समय जो किलाबंदी हो रहा था, फोर्ट विलियम पर किलेबंदी हो रहा था, उस समय जो उसका अधिकारी हुआ कौन थे, मानिक चंद्र थे। इस तरह से जो ईआईसी के साथ विद्रोह करता है, कौन करता है, सिराजुद्दौला जो है विद्रोह करता है कि यहाँ पे जो ना किलेबंदी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये जो है ना कलकत्ता का ये प्रॉपर्टीज है, ये कलकत्ता का है, ये कलकत्ता के नवाब के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर कोई किलेबंदी नहीं की जाएगी। फिर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अपना नाम के नाना के नाम पर अली नगर कर दिया। ये जो ना कलकत्ता का नाम बदलकर वो अपने नाना के नाम पर अली नगर कर दिया था। कौन, सिराजुद्दौला, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उसका नेक्स्ट है, इस तरह से सिराजुद्दौला ने ईआईसी के साथ एक संधि की जिसे अली नगर की संधि कहा जाता है। ये दोनों के बीच जो है ईआईसी और सिराजुद्दौला के साथ एक संधि होती है जिसका नाम होता है अली नगर की संधि। क्योंकि ये क्यों होता है अली नगर की संधि, इसका नाम जो है अपना नाना के नाम पर बदलकर अली नगर कर दिया था, इसलिए उस समय जो है अली नगर की संधि होती है। ठीक है, उसके इसके कारण जो थे ये देखिए, और ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही जो है ना भारत में एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है। कौन, प्लासी का युद्ध। आपको याद होगा 1757 की प्लासी का युद्ध जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना। इसके कारण क्या थे, अब देखिए ये जो अलीनगर की संधि जो थे उसके क्या कारण थे, फोर्ट विलियम पर कार्रवाई की, इससे फोर्ट विलियम पर जो कार्रवाई की उससे ईआईसी नाराज हो गया। ठीक है, इस तरह से उसे घसीटी बेगम जो थे यह सिराजुद्दौला की मासी थी जो अपने बेटे को नवाब बनाना चाहते थे। ये जो ना घसीटी बेगम, जिस तरह से सिराजुद्दौला की माँ की 3 बहन थी, 3 में से एक तो उसका बेटा था, मतलब 2 उसकी मौसी थी, 2 मौसी में से एक मौसी थी घसीटी बेगम, जो है ना वो सोच रही थी कि मेरा बेटा बंगाल का नवाब बने, लेकिन नहीं बनता है, इसलिए जो है ना उसका विरोध करता है। किसका विरोध करता है, सिराजुद्दौला का, घसीटी बेगम। उसके बाद जो है ना पूर्णिया का नवाब जो है, जिसके नहीं बताते, अलावर्दी खां की एक बेटी का जो शादी पूर्णिया में होती है, उसका जो है ना नवाब, पूर्णिया का नवाब जो शौकत जंग, उसका मौसा जी थे, किसका, सिराजुद्दौला के मौसा जी जो थे, उसने भी सिराजुद्दौला का विरोध करता है। उसके बाद जगत सेठ एक बैंकर थे, उस समय जो बंगाल के बैंकर थे जगत सेठ, उन्होंने भी सिराजुद्दौला का विरोध किया, उसके साथ धोखा किया था। उसके बाद एक अमीन चंद्र थे, वे व्यापारी थे, ये अमीन चंद्र काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान रहा है धोखाधड़ी में। उसके बाद इसने भी धोखा दिया था। उसके बाद देखिए ब्लैक होल की घटना, ये सभी जो ना इसी के शासनकाल में होती है। ये सभी जो ना क्रांति, ये जो युद्ध हुआ था क्यों हुआ था, इसके कारण हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्लासी का युद्ध जो किस तरह से हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, ब्लैक होल की घटना जब हुआ था ना, ये एक छोटी सी कोठरी हुआ करते थे, गली टाइप का होता था, उसमें जो है ना 146 अंग्रेजों को कैद कर लिया था। कौन कर लिया था, सिराजुद्दौला ने कैद कर लिया था अंग्रेजों को 146, जो बहुत ही भयानक था। एक छोटी सी कोठरी है, कोठरी में 146 लोगों को कैद किया। 146 में से जो है ना 23 ही जिंदा बचे, बाकी जो है ना 123 जो है 123 की मृत्यु हो गई थी कोठरी में। ठीक है ना। तो इस तरह से भी ईआईसी जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नाराज हुआ। उसके बाद उनमें से जो है एक 23 जो बचे थे, 23 जिंदा बचे जो थे, उसमें से एक बच गया था जिसका नाम था हॉलवेल, जो आप सुने ही होंगे हॉलवेल के नाम। हॉलवेल बच जाता है उस समय ब्लैक होल की संधि में। ठीक है ना, घटना में। हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में बताया कि ब्लैक होल के बारे में जो है एक देशपूर्ण नीति है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनायक नीति थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने पुस्तक में बताया था, इसका जिक्र किया था, और उनमें से ये बचा हुआ एक व्यक्ति भी था, तो इसके बारे में उसको बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त होगी। उसके तो हॉलवेल आगे चलकर जो है बंगाल का गवर्नर भी बनता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो है ब्लैक होल ने ईआईसी को काफ़ी ही कहीं ना कहीं नाराज कर दिया, सॉरी। उसके ब्लैक होल ने भी ईआईसी को कहीं ना कहीं नाराज किया था। इस तरह से होना ही है, किसी को भी इस तरह से कैद करके मार देंगे तो कोई भी नाराज होगा। उसके बाद इन सबको देखकर ईआईसी ने सिराजुद्दौला के साथ विद्रोह करता है। उस समय ईआईसी जो ना इस ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास था। ठीक है, और मद्रास से 2 सेना वहाँ
EIC के द्वारा भेजा गया था। उसमें से एक था रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद ये स्थलीय मार्ग के द्वारा आया था, और उसके बाद एक था स्थलीय समुद्री मार्ग के द्वारा आया था एडमिरल वाटसन। ठीक है, एक था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और एक था एडमिरल वाटसन। ये दोनों, ये जो मद्रास के जो EIC के हेडक्वार्टर थे मद्रास, वहाँ पे सब दीवान थे। ठीक है, इन दोनों को वहाँ पे जल्दी वो मद्रास से बंगाल भेज देता है कौन, EIC। उसके बाद जैसे बंगाल के जो है कलकत्ता पहुंचने के बाद रॉबर्ट क्लाइव सिराजुल्लाह के साथ संधि करता है। ये जो ना रॉबर्ट क्लाइव, ये उद्देश्य आया था इसके साथ सिराजुल्लाह के साथ पहले संधि करेंगे, संधि करने के बाद इसको अंत में मार देंगे। ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताएंगे इस संधि का जो ना क्या नाम देता है। ठीक है, उस संधि के नवाब जो उसी सभी शर्तों को मान लेता है। इस संधि में जो ना जो भी सिराजुद्दौला जो भी चाहते हैं रॉबर्ट क्लाइव वो मान लेते हैं इन दोनों संधि में। ठीक है, जैसे कि उसमें से एक संधि में जो बात होती है फोर्ट विलियम पर किलेबंदी होगी, उसके लिए कलकत्ता पर नियंत्रण और व्यापार करने के लिए फिर क्लाइव चाहता है कि सिराजुद्दौला को मार दे, जिसे बताए इस सभी संधि के बाद जो है ना रॉबर्ट क्लाइव जो है ना चाहते हैं कि सिराजुद्दौला को मार दें। इस तरह से क्लाइव अमीनचंद व्यापारी से बात करता है, जैसे कि अभी बता चुके थे अमीनचंद व्यापारी जो था उन्होंने भी धोखा दिया था, उनसे बात करता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। उस तरह से हमें सिराजुद्दौला की सेनापतियों की मुलाकात करवा देती है। सिराजुद्दौला जो है जो मुख्य सेनापति था उससे उसको जो है मिला देता है। उसके मिलाने के बाद जो है उसका मिलाने का उसमें सबसे ज़्यादा था मीर जाफर, एक योग्य शासक था, योग्य सेनापति था। कौन, किसका, सिराजुद्दौला का योग्य सेनापति था मीर जाफर। उसे मीर अमीनचंद जो है ना मीर जाफर के मिलाने के बाद जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि हमको 30 लाख रुपया और खजाना के जो है ना 50% की मांग की, और रॉबर्ट क्लाइव राजी हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव फिर मिलने के बाद जो ना जब ये अमीनचंद्र जो है इस सबको मिला देता है, उसके तो यह रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि हमको खजाना के तौर पर, खजाना जो है ना आपको जितना भी खजाना मिलेगा उसका 50% हमको देना चाहिए, और उसका 30 लाख रुपया हमको मिलना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है जी हाँ मिल जाएगा आपको। उसका जब जाफर से मिल जाता है, जाफर से मुलाकात हो जाती है, तो अमीनचंद की हत्या करवा देती है। ठीक है, इस तरह से अमीनचंद की हत्या करवा देता है। उसके बाद मीर जाफर तथा क्लाइव के बीच बातचीत होता है। ये मीर जाफर कौन थे, सिराजुद्दौला के जो ना एक सेनापति थे मीर जाफर। ठीक है, इन दोनों के बीच बातचीत होती है। मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने की घोषित कर देता है कौन, EIC के जो एक सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने कहता है कि बंगाल का अगला नवाब जो है मीर जाफर बनेगा। और उसके बाद जो है ना इसमें मीर जाफर बोलता है कि मैं कैसे बन सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से कहते हैं कि सिराजुद्दौला को कैसे सत्ता से हटाएंगे। फिर रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि उसकी चिंता आप छोड़ दें, मैं सब कुछ देख लूँगा, आपको सिर्फ अगला नवाब अब घोषित कर दिया जाएगा, आप अगला नवाब बनेंगे। इस तरह से इतिहास में जो ना एक युद्ध होता है, महत्वपूर्ण युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है। इस तरह से देखिए प्लासी का युद्ध के बारे में हम लोग समझ गए कि क्या कारण थे प्लासी का युद्ध होने का। आप सभी हिस्ट्री के एग्जाम में आप देखे ही होंगे, पढ़े ही होंगे ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। आप हम लोग समझ गए होंगे किस लिए हुआ था, किसके बीच हुआ था। ये सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और EIC के बीच हुआ था। ठीक है ना गाइज, देखिए आगे जैसे हम लोग मेंशन स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, EIC के भरसे और बंगाल के बीच हुआ था। EIC और बंगाल के बीच हुआ था। EIC की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन जो ये मद्रास के दोनों शासक थे, ये दोनों बंगाल जो कलकत्ता थे। उसके सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला के साथ साथ मीर मादन और मीर मोहन जो इसके साथ में थे, ये सिराजुद्दौला के साथ में थे, इन्होंने साथ दिया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध में, प्लासी का युद्ध के कारण क्या कारण थे उसको हम लोग बहुत ही सारे के सारे पॉइंट वाइज हम लोग देखें। ठीक है, अब युद्ध में क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि क्लाइव जो ना षड्यंत्र रच दिया था, जिस तरह से आपको मीर जाफर का नाम याद होगा, जिस तरह से आपको याद होगा कि मीर जाफर को क्या कहा था रॉबर्ट क्लाइव जो है, कह दिया था कि आप अगला बंगाल का अगला नवाब बनेंगे। और क्लाइव भी यही क्लाइव बोल दिया था कि आप अगला नवाब बनेंगे। इस तरह से जो ना ये षड्यंत्र रच दिया था। जिस तरह से मीर जाफर ने भी एक क्वेश्चन किया था रॉबर्ट क्लाइव से कि किस तरह से सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाएंगे, तो उसके बाद इन्होंने बताया था कि आप उसकी चिंता छोड़ दें, हम इसको हटा देंगे। इसी तरह ये षड्यंत्र रच दिया था। उसी तरह षड्यंत्र क्या रचा था, मुर्शिद कुली खां जो है सिराजुद्दौला को बंगाल की राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद लेकर आना है। किसी तरह उसको मुर्शिदाबाद लेकर आना है, किसको, सिराजुद्दौला को, और युद्ध में बुलाया। और इस तरह से ये मुर्शिदाबाद में प्लासी की युद्ध होती है। ये ऐसे के बाद मात्र
4000 सेना थी। ईआईसी के पास जो ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 4000 सेनापति थे जो एकत्रित थे, इकट्ठा थे, एकजुट थे। जबकि सिराजुल्लाह के पास जो ना 50,000 सेना थे। लेकिन उनके सेनापति मीर जाफर जो थे, मीर जाफर और मीर बख्शी जो थे, वो पहले से ही धोखा कर लिए थे, क्योंकि मीर जाफर से जो ना रॉबर्ट क्लाइव पहले मिल चुके थे। उन्हें ये बयान दे दिया था कि बंगाल का अगला नवाब आप ही बनेंगे। तो मीर जाफर भी सोचा सेनापति से हम नवाब बनेंगे तो उसका साथ देंगे, इसलिए मीर जाफर भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ आ गया था और इसका धोखा दिया था। क्योंकि सिराजुद्दौला के जो ना सारे के सारे सेनापति लगभग धोखेबाज थे। उसके तहत ईआईसी के पास 4000 ही थे, वो सभी ईआईसी के अच्छा खासा अच्छा था, उसके बाद सभी साथ देने वाले थे, और सिराजुद्दौला के जो ना सभी धोखेदार थे, धोखेबाज थे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से बंगाल को इस युद्ध में पीछे हटाना पड़ा, और सिराजुद्दौला को मारने के लिए मीर जाफर धोखा से सिराजुद्दौला को वहाँ राजधानी ले जाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और ये जो ना मीर जाफर के सिराजुद्दौला को पता नहीं था कि मीर जाफर हमको मारना चाहता है। इस तरह से मीर जाफर के साथ सिराजुद्दौला चला जाता है। राजधानी कहाँ? कलकत्ता की राजधानी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उस समय, तो वहाँ पे उसको लेके जाने के लिए चला जाता है, प्रेरित किया। ठीक है, मीर जाफर को और बेटे उसके बाद मीर जाफर का बेटा जो था मीरत और उसका दोस्त मोहम्मद ने सिराजुद्दौला को मार देता है। और मीर जाफर को कहीं ना कहीं खुद में लगता है कि नहीं, ये मेरा नवाब था, तो वो खुद से नहीं मरवाया, उन्होंने अपने बेटे से मरवाया। बेटे का नाम था मीरत और उसका दोस्त था मोहम्मद। ठीक है, ये दोनों ने सिराजुद्दौला को मार देता है। यह युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध, धोखा ही धोखा होता है। इस तरह से धोखा का पर्यायवाची मीर जाफर को भी कहा जाता है। जिस तरह से मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये बंगाल में जितने भी शासक नया सब शासक आए थे, वो सभी धोखा के रूप में आए थे। जैसे बंगाल में सबसे पहले तो मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था, उसके बाद वहाँ पे भेजा किसको? मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां ने भी मुगल साम्राज्य को धोखा देकर बंगाल को स्वतंत्रता दिलाई। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद जो ना अलीवर्दी खां जो थे, अलीवर्दी खां के जो है मुर्शिद कुली वंशज को भी धोखा दिया था। उसके बाद जो है इन्होंने भी ये अलीवर्दी खां के वंशज जो नाती जो थे सिराजुद्दौला को, उसको भी धोखा देकर मीर जाफर ने यहाँ का नवाब बनता है। ठीक है, इस तरह से जो ना बंगाल में ये धोखेधारी का ही युद्ध कहा जाता है, धोखेदारी का ही ये सभी संगठन कहा जाता है, ये राज्य कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले ये फिक्स था, ये जो ना प्लासी का युद्ध में जो ना, ये युद्ध में पहले से ही फिक्स था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पहले से ये षड्यंत्र रच दिया था कि सिराजुद्दौला को मार देंगे, उसके बाद मीर जाफर को अगला नवाब घोषित कर देंगे। इसका मुख्य जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, उसको ही वो खरीद लेता है। ठीक है, इस तरह से जो ना प्लासी के युद्ध में जो है ये ऐसी की जीत होती है, और उसके बाद बंगाल का जो है नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाता है। मीर जाफर को अगला नवाब बनाने के बाद इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मीर जाफर बनता है, मीर जाफर क्या करता है, मीर जाफर के समय में भी धोखेधारी होती है। उसके बाद मीर कासिम आता है, मीर कासिम के बारे में जानेंगे। इस मीर कासिम के समय में ही बक्सर का युद्ध होता है, वो भी इतिहास का महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से जो ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। ये बहुत ही हाई लेवल की आपको तैयारी कराई जा रही है। आप इसका नोट्स बना लीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, और हमारे साथ जरूर रहिए, ताकि नेक्स्ट जो है ना इसका अगले जो है पॉइंट समझ में आएगा। अगला नवाब कौन था, उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जानेंगे, और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग ये बंगाल के बारे में सेकंड पॉइंट समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल में यदि नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको बेल आइकन के माध्यम से, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।